हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिक्रूटमेंट चैनल। स्वागत है फ्रेंड आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड, आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ टू क्लोज पोजीशन एंड मीट द जॉइनिंग टारगेट इन रिक्रूटमेंट। अगर आप एक रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हो तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे एक टारगेट बेस्ड जॉब है। रिक्रूटमेंट फ्रेंड एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है जहाँ पर हमें एक टारगेट दिया जाता है कि आपको ये पोजीशन है वो क्लोज करनी है। महीने में 2 से 3 आपको जॉइनिंग देनी है, 4 जॉइनिंग देनी है, 5 जॉइनिंग देनी है। कंपनी टू कंपनी हमारा टारगेट है वो डिपेंड करता है। तो हमें एक रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हमारी एक टारगेट बेस्ड जॉब है। तो कहीं न कहीं हमारे आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो कि किस तरीके से अपना टारगेट को हम अचीव करें, तो फ्रेंड आप बस एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो। उसके फॉलो करने से हमारा ये टारगेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा माइंडसेट तो पहले ही हो जाना चाहिए कि अगर आप रिक्रूटमेंट में काम कर रहे हो तो आप एक टारगेट बेस में जॉब में काम कर रहे हो। अगर आपका टारगेट मीट नहीं होता है तो कंपनी आपको पीआईपी में डाल देती है। पीआईपी क्या होता है कि जहाँ पर पीआईपी का मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पीरियड। अगर उस इम्प्रूवमेंट पीरियड में भी आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो कैंडिडेट तो कंपनी आपको कह देती है कि आप जॉब छोड़ के चले जाओ। तो इसीलिए कहीं न कहीं ये हेडेक भी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड, आप बस एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो, तो उस टाइम पर स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने से हम अपना टारगेट है वो 100% अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देखो पूरे एंड तक। कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताया हुआ है मैंने, उस टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपका टारगेट 100% अचीव हो जाएगा। फ्रेंड, ये कोई बड़ी डील नहीं होती है कि 100% टारगेट अचीव करना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने टाइम पर 100 से लेकर 200 टारगेट भी अचीव करे हुए हैं। पहले मैं एक रिक्रूटर ट्रेनी के जैसे काम कर रही थी और आज मेरी पोस्ट अकाउंट मैनेजर है। तो फ्रेंड, टारगेट अचीव करो, अच्छा परफॉर्म करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक स्ट्रेटेजी बनाकर काम करो, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल मिस टेक्निकल रिक्रूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी। वीडियोज़ बनाने में फ्रेंड बहुत टाइम लगता है, आपका 1 सेकंड लगना है चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने में। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना। तो बिना डिले करे अब हम आगे मूव करते हैं। तो 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिससे हमारी जो पोजीशन है वो इफेक्टिवली क्लोज हो जाती है। पता ही नहीं लगेगा कि टारगेट कब अचीव हो गया। इस वाले अगर स्ट्रेटजीज को अपने डेली रूटीन में आप रख लोगे ना, तो टारगेट अचीव इजीली हो जाएगा। फर्स्ट टिप्स की हम बात करते हैं फ्रेंड। पहला है कि अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली। आप जो भी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, जो भी पोजीशन पर काम कर रहे हो, आपको क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ लेना है। जैसे फ्रेंड, रिक्वायरमेंट फ्रेंड मान लो, कोई भी आप रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हो ना, तो एक स्ट्रेटेजी ये फॉलो करो कि आप जेडी को, रीड द जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या कर दो, इम्पोर्टेंट कीवर्ड को हाईलाइट कर दो। इम्पोर्टेंट कीवर्ड को हाईलाइट करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप नौकरी पोर्टल में वही कीवर्ड डालोगे तो आपको रेलेवेंट प्रोफाइल मिलेंगी। फ्रेंड, सर्च बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारा जो खेल होता है किसका होता है, नौकरी पर सर्च बनाने का होता है। अगर आप एक्सपर्टीज हो सर्च बनाने में तो आपको रेलिवेंट प्रोफाइल मिलेंगी, उतनी ज़्यादा हमारा टाइम सेव होएगा, जल्दी से जल्दी हम काम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आज जीसीपी क्लाउड इंजीनियर पर काम कर रही हूँ, तो पैराग्राफ जैसा हमें तो एक तो जेडी मिल जाता है कई बार। मैं ये नहीं कह रही सारी रिक्वायरमेंट में मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट में जिसमें हमें पैराग्राफ जैसा जेडी मिलता है, तो उस टाइम पर थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है इम्पोर्टेंट कीवर्ड को निकालना और उन्हें सर्च बनाना। जैसे, तो इसमें मैंने क्या किया है कि हाइलाइट कर दिया, जो भी टेक्निकल वर्ड मेरे को दिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, उन्हें आप हाइलाइट कर दो और वही हाइलाइट करके नौकरी पोर्टल में डाल दो। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखी है कि किस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन से हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड को बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी, आप उससे गो थ्रू कर लेना अगर आप इस वाली प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम टिप के बारे में बात करते हैं, तो वो टिप है कि डू द जॉब पोस्टिंग।
पहली टिप आपने देख ली है कि पहली टिप में हमने रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ के हाइलाइट करना है। सेकंड हमारा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो क्या है? डू द जॉब पोस्टिंग। आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर क्या करना है? जॉब पोस्टिंग करने दी है। जैसे ही आपको पोजीशन मिल गई, रिक्वायरमेंट समझ लिया आपने, सेकंड स्टेप क्या फॉलो करो? जॉब पोस्टिंग करो। नौकरी.com पर जॉब पोस्टिंग करो। कि वहां पर आप नौकरी.com पर देखोगे कि ऑप्शन आता है डू द जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग आप वहां पर कर लो। और मास मेलिंग भी हम किसके थ्रू करते हैं? नौकरी.com के प्लेटफॉर्म पर ही करते हैं। मैंने इन दोनों टॉपिक पर, इवन तीनों ही टॉपिक पर, तीसरा जो है वो है लिंक्डइन.com, तीनों ही टॉपिक पर अलग अलग मैंने वीडियो बना रखी है कि जॉब पोस्टिंग कैसे करें लिंक्डइन पर, मास मेलिंग के थ्रू, नौकरी.com पर। ठीक है, अब वो वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूंगी फ्रेंड, उसको आप गो थ्रू कर लेना। लेकिन जॉब पोस्टिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है? आधे से ज़्यादा काम तो हमारा जॉब पोस्टिंग के थ्रू ही हो जाता है, क्योंकि जॉब पोस्टिंग पर ऐसे हमें रिस्पॉन्सेस आते हैं जो कैंडिडेट एक्चुअल में जॉब देख रही होती हैं। वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारा बस काम फिर कितना रह जाता है? उनकी प्रोफाइल्स को स्क्रीन करना। अगर वो वाली प्रोफाइल्स हमारी जो पोजीशन है, वो वाली प्रोफाइल अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रही है, तो हम स्क्रीन करके कैंडिडेट से बात करके आगे प्रोसेस है वो कर देंगे। जॉब पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। इस वाले जो टिप्स है, ये वाली जो टिप है वो उसे आप डेली रूटीन में उसे डाल लो तो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट टिप के बारे में हम बात करते हैं, तो वो है कि सोर्स द रेलेवेंट प्रोफाइल एज पर द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। फ्रेंड, रेलेवेंट प्रोफाइल तो हमारा पहला जो मोटिव रहता है वो तो यही रहता है कि हम नौकरी.com से या किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर हम प्रोफाइल को सर्च कर रहे हैं, तो हम रेलेवेंट प्रोफाइल निकालें। रेलेवेंट प्रोफाइल कैसे निकालते हैं? रेलेवेंट आप कीवर्ड डालोगे अगर नौकरी.com में, तो आपको रेलेवेंट प्रोफाइल मिल जाएंगे। लेकिन क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस कुछ और भी रहती हैं। सिर्फ रेलेवेंट प्रोफाइल्स को शेयर करना ही क्लाइंट एक्सपेक्ट नहीं करता। तीन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है। एक तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा हमारा क्लाइंट कि आप जो भी प्रोफाइल आगे हमें भेज रहे हो वो टेक्निकल स्किल्स में A1 होना चाहिए। उसकी आप रेटिंग, आप कैंडिडेट से आप बात करते हो ना, तो उनसे रेटिंग ले लिया करो। आपकी ये वाली डेवऑप्स वाली टेक्नोलॉजी है, आप डेवऑप्स में आपको कितना रेट करोगे आउट ऑफ 5? ठीक है, ऐसी जेंकिन में, जेट हब, AWS, जो भी आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड दिख रहे हैं उनसे आप उनकी रेटिंग पूछ लो। आपको ही खुद आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा कितना स्ट्रोंग है टेक्निकल स्किल्स में। सेकंड, कैंडिडेट क्या है, क्लाइंट हमारा क्या एक्सपेक्ट करता है कि जब जो भी प्रोफाइल भेज रहे हो वो इमीडिएट ज्वाइनर हो या मैक्सिमम उसका नोटिस पीरियड 30 दिन का हो। ठीक है। थर्ड, जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको जो भी बजट दिया जाता है ना क्लाइंट ने, उसके अंडर ही आप प्रोफाइल्स है वो शेयर करो। फ्रेंड देखो, हम अगर एक कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं और हमारा बिजनेस चल रहा है TCS कंपनी के साथ, कि हम डेली TCS को ही आगे शेयर करते हैं, तो मार्केट में हमारी जैसी कंसल्टेंसी की लाखों कंसल्टेंसियां भी अवेलेबल हैं। जैसे हम आगे अपने क्लाइंट TCS में प्रोफाइल भेजते हैं, ऐसे ही मेरे कंपटीशन में बहुत सारी कंसल्टेंसियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जो उनका काम भी क्या रहता है, TCS से ही बिजनेस चल रहा है, वो भी TCS में ही प्रोफाइल शेयर करती हैं। तो उस टाइम पर TCS कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि हम कौन सी प्रोफाइल को चूज करें। तो यही तीन ऑप्शन अगर आप भेज रहे हो, तो वो आपकी प्रोफाइल को चूज करेंगे। अगर आपने ऐसी प्रोफाइल भेजी है जो टेक्निकल स्किल्स में कैंडिडेट अच्छा है, नोटिस पीरियड कम से कम है, और हमारे बजट में भी है, कैंडिडेट क्लाइंट के बजट में है, तो वो आपकी प्रोफाइल्स को पहले ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये हमारा फ्रेंड, हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो भी प्रोफाइल भेज रहे हो ना, बस वो कन्वर्ट हो जाए, क्लोजर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप ये टिप्स को फॉलो करो, बड़ी बात नहीं है फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ, बस स्मार्टली प्ले करना होता है अच्छे से। तो आगे जो है वो अपने आप ही क्लोजर है वो हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं फोर्थ टिप के बारे में, वो है कि बी स्ट्रॉन्ग इन फॉलो अप। जहाँ अगर हम बात आती है ना रिक्रूटमेंट में, कि हम रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर फॉलो अप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे लिए। फॉलो अप तो हम फर्स्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हमें फॉलो अप करना ही होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है?
आप कैंडिडेट से प्रोफाइल सोर्स कर रहे हो, किसी भी नौकरी पोर्टल से, किसी भी पोर्टल से आप क्या कर रहे हो, प्रोफाइल को जब सोर्स कर रहे हो, उस वाले पॉइंट से लेकर अगर आपका कैंडिडेट कन्वर्ट हो जाता है क्लोजर में, कंपनी ज्वाइन कर लेता है, तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का हमें क्या करना होता है, फॉलो अप ही करना होता है कैंडिडेट से। लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं जहाँ पर हमें फॉलो अप का लेवल अपना बढ़ा देना होता है। कब बढ़ाएंगे? रिगार्डिंग द कंफर्मेशन ऑफ सेंट जेडी टू कैंडिडेट। आपने कोई भी प्रोफाइल है वो सोर्स करी है नौकरी से, आप उसको आगे भेज रहे हो, आपको वो प्रोफाइल है वो आगे भेजनी है अपने क्लाइंट को। उससे पहले आप क्या एक काम करो कि आप कैंडिडेट को जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सेंड कर दो। जॉब डिस्क्रिप्शन भेजने से फ्रेंड आपको है वो क्या लग जाएगा पता। जॉब डिस्क्रिप्शन आप जब भेजोगे क्लाइंट कैंडिडेट को, तो वो अपनी क्या है वो पता लगा लेगा कि ये मेरी स्किल सेट से एग्जैक्टली मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है फ्रेंड कि अगर कैंडिडेट कंफर्मेशन दे देता है तो हम खुद ही ना, हमें आइडिया मिल जाता है कि इसने हमें जेडी मतलब कंफर्मेशन दे दी है, तो ये टेक्निकल स्किल्स इसकी मैच कर रही होंगी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड कौन सा केस है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस हमें फॉलोअप का लेवल बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ाना पड़ता है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू आज 2 बजे स्केड्यूल है, तो इंटरव्यू से पहले हम कैंडिडेट को कॉल करेंगे कि मॉर्निंग में हमारा पहला काम यही हो जाता है, कैंडिडेट को कॉल करना और बोलना कि आज आपका 2 बजे इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है, अवेलेबल हो या नहीं। इंटरव्यू से 1 घंटा पहले कॉल करना कि आप अवेलेबल हो या नहीं। जो एग्जैक्ट टाइम पर जो इंटरव्यू है उससे 5 मिनट पहले पूछना कि आप ज्वाइन कर रहे हो या नहीं। और इंटरव्यू के बाद भी फिर पूछना कि आपका इंटरव्यू हुआ या नहीं, कैसा हुआ। तो इस तरीके से हमें इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान एक्टिव रहना पड़ता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट और टीएल। आपके कैंडिडेट ने इंटरव्यू ले लिया है तो हमारा फॉलोअप का लेवल कब बढ़ जाता है, फिर फीडबैक लेना क्लाइंट से। अगर आपने क्लाइंट को डायरेक्टली भेजी है प्रोफाइल, तो आप अपने क्लाइंट से फीडबैक लो। अपने टीम लीडर मैनेजर को भेजिए तो आप उनसे फीडबैक लो। फ्रेंड कहीं ना मतलब ऐसा हो जाता है कि यार फॉलो 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 अप लेना रहे, लेकिन आप इसे ना वियर्ड मत समझो इस टिप्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में फॉलो अप तो बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप फॉलो अप ले रहे हो। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द फॉलो अप। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है ड्यूरिंग द ऑनबोर्डिंग टाइम। अगर आपका कैंडिडेट ज्वाइन कर गया कंपनी को, तो उसके संग टच में रहो, स्टे इन टच विद द कैंडिडेट। कि कैंडिडेट ने आप ज्वाइन करके आप उससे कॉल करके पूछो कि कौन सी तारीख को आपने ज्वाइन किया, क्या सीटीसी है, कितना वेरिएबल कंपोनेंट है, कितना फिक्स्ड पार्ट है। ज्वाइनिंग के भी 10-15 दिन बाद भी आप पूछो उसे कॉल करके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं बैकआउट हो जाए फिर, तो वो चीज़ भी रहती है। इसीलिए हमें कैंडिडेट के टच में रहना है, फॉलोअप का लेवल अपना बढ़ा देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ टिप के बारे में। फिफ्थ टिप है मेंटेन द डेटाबेस। फ्रेंड रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, प्रोफाइल जो भी आप आगे सेंड करते हो तो आपको एक ट्रैकर दिया जाता है जिसमें कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स हमें डालनी होती है और उसे आगे भेजनी होती है। लेकिन एक अपना पर्सनल डेटा भी हमें मेंटेन करना होता है। पर्सनल डेटा मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आपसे कभी भी कोई भी फीडबैक पूछ लिया जाता है कैंडिडेट के बारे में, कैंडिडेट की कोई भी डिटेल मांग ली जाती है, तो उस टाइम पे जब डेटा मेंटेन करेंगे हम, तभी ही कैंडिडेट की डिटेल आगे हम दे पाएंगे। अगर आप अपने कल को आप पे पॉइंट रेस कर दिया जाए कि आपने क्या काम किया कंपनी में, जस्टिफाई करो अपने काम को। तो ये क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं। मान लो अप्रेजल का टाइम चल रहा है, सैलरी हाइक का टाइम टाइम चल रहा है, आपको गुड हाइक तभी मिलेगा जब आप अपने काम को जस्टिफाई करोगे। तो ये इस टाइम पर हमें क्या करना होता है, डेटाबेस को मेंटेन करना होता है। किस तरीके कौन कौन से डेटाबेस हमें मेंटेन करना है, कोई जितने भी कैंडिडेट आपके ज्वाइन कर गए हैं वो वाला आपको ज्वाइन कैंडिडेट डेटा मेंटेन करना है। मास्टर कैंडिडेट डेटा, इंटरव्यू फॉलोअप डेटा। तो ये डेटास को हमें क्या करना होता है फ्रेंड, मेंटेन करके रखना होता है। मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है कि डेटा को किस तरीके से मेंटेन करते हैं रिक्रूटर। आप उस वीडियो को आप देख लेना मेरे चैनल पर। तो मास्टर डेटा हमारा एक पर्सनल डेटा होता है। इंटरव्यू फॉलोअप डेटा जिसमें सारी इंटरव्यूज की डिटेल होती है। ज्वाइन कैंडिडेट डेटा कि कितना हमारा कैंडिडेट ज्वाइन कर गया है पर मंथ। डेटाबेस मेंटेन करना,
ये हमारी 5th टिप के बारे में बताया है मैंने। नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं, तो वो है इंटरव्यू शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी। आपका प्रोफाइल आपने कंपनी में भेजा और वो क्या हो गया है, शॉर्टलिस्ट हो गया है इंटरव्यू के लिए। स्क्रीन उसकी सिलेक्ट हो गई है, इंटरव्यू अब उसका शेड्यूल करना है। उस टाइम पर हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है इंटरव्यू के दौरान? पहला पॉइंट जो है वो है सेंड जेडी टू कैंडिडेट। आपको क्लाइंट ने बोला है कि आप इस कैंडिडेट का इंटरव्यू शेड्यूल कर दो। हमारा काम क्या बनता है कि जेडी भेजना कैंडिडेट को, दोबारा से जॉब डिस्क्रिप्शन भेज देना। फ्रेंड देखो, बीइंग अ रिक्रूटर हम तो दिन के जितने भी एक्स वाई जेड कॉल करते हैं, 20 कॉल करते हैं, 30 कॉल, 50 कॉल, 60 कॉल, जितने भी कॉल करते हैं ना, उससे ज़्यादा कॉल किसको आती है? जो बंदा जॉब ढूंढ रहा होता है, कैंडिडेट को ज़्यादा कॉल आती है। रिक्रूटर, बहुत सारे रिक्रूटर मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्हें कॉल करते हैं। उस टाइम पर कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रिक्रूटर है ये, किसने मेरे को कॉल किया। तो जब इंटरव्यू शेड्यूल करना है, कैंडिडेट को दोबारा से मेल भेजो, जॉब डिस्क्रिप्शन भेजो कैंडिडेट को। अगर आपकी कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको इंटरव्यू लिंक भी दे देता है कि आप ये कैंडिडेट को भेज दो। कई बार क्लाइंट डायरेक्टली भेज देता है। तो कैंडिडेट को जेडी भेजो, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन मेल भेजो, उसे बताओ मेल पर कि आपका इंटरव्यू आज शेड्यूल्ड है, इतने टाइम पर शेड्यूल्ड है। इंटरव्यू लिंक भेज, क्लाइंट आपको देता है तो इंटरव्यू लिंक भेज दो। हमें रिमाइंडर कॉल्स देनी होती है, मैसेजेस देने होते हैं कैंडिडेट को। ये इसलिए ही करना होता है फ्रेंड, क्योंकि मैंने बताया कि कैंडिडेट को बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मैंने पर्सनली कैंडिडेट से बात करी हुई है, दिन के उन्हें 50 से 70 कॉल आती है जॉब के लिए। वो किस किस की कॉल्स याद रखेंगे? तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि हम उन्हें रिमाइंड करवाएं कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई है इंटरव्यू के लिए, आज आपका इंटरव्यू है। इस तरीके से हमें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? आस्क द क्लाइंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे एंड इन्फॉर्म टू कैंडिडेट। ये एक ना टिप्स होती है कैंडिडेट को मदद करने के लिए। अगर आप क्लाइंट से डायरेक्टली डील कर रहे हो तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली हम उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर पैनल ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये सारे ना हम अगर फ्रेंकली थोड़ा सा डील करते हैं, ये स्मार्टली प्ले करना होता है। अगर हम डायरेक्टली क्लाइंट से डील कर रहे हैं, उनसे पूछ लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे फोकस करना है हमें। और वही चीज़ हम फिर कैंडिडेट को बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अपने माइंड को उसी तरीके से प्रिपेयर कर लो, अपनी स्किल्स को उसी तरीके से ब्रश अप कर लो इंटरव्यू के टाइम के लिए। ये था हमारा 6th टिप कि इंटरव्यू शेड्यूलिंग स्ट्रेटेजी। लास्ट जो टिप्स है वो क्या है कि स्टे इन टच विद द कैंडिडेट। आप कैंडिडेट के टच में रहो फ्रेंड्स, उनसे पूछते रहो। हमें कैंडिडेट के संग टच में तो रहना होता है, एंटायर प्रोसेस ही, रिक्रूटमेंट के एंटायर प्रोसेस में ही हमें कैंडिडेट के टच में रहना चाहिए। जब हम प्रोफाइल को सोर्स कर रहे हैं और वो जब ज्वाइन कर जाता है, बीच पूरे दौरान हमें कैंडिडेट के टच में रहना है। लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमें क्या करना होता है कि अपना टच का लेवल है वो थोड़ा बढ़ा देना होता है। कि सोर्सिंग टाइम पे प्रोफाइल जो भी सोर्स कर रहे हो तो उस टाइम पे हम कैसे कैंडिडेट के टच में रहें, उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन भेजना, कंफर्मेशन ले लेना। तो ये हो गया सोर्सिंग टाइम। फिर हमारा जो जो टच वाला लेवल है वो इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान बढ़ जाता है। कैंडिडेट से बात करना कि आपका इंटरव्यू आज स्केड्यूल्ड है, इंटरव्यू लिंक मिला या नहीं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आप इंटरव्यू ले लोगे या नहीं। इंटरव्यू के बाद हमें पूछना होता है कि कैसा गया इंटरव्यू। लास्ट जो पॉइंट आता है वो ऑन बोर्डिंग के टाइम पर ऑन बोर्डिंग के टाइम पे हमें पूछना होता है कि आपका लाइक डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, सीटीसी क्या है, एक्सपेक्टेड मतलब लाइक फिक्स्ड पार्ट आपका कितना है और वेरिएबल कंपोनेंट कितना है। तो फ्रेंड ये 7 ऐसी टिप्स हैं जो हमें अपना टारगेट मीट करवाने में बहुत मदद करेंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियोस अच्छी लगी हो। तो ये वाले 3 पॉइंट आप दिमाग में रखना कि सोर्सिंग के टाइम पर, इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पर और ऑनबोर्डिंग के टाइम पर, ये 3 टाइम पर हमें कैंडिडेट से थोड़ा सा ज़्यादा टच में रहना पड़ता है, फॉलोअप ज़्यादा अच्छे से करना होता है। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को देखने के बाद स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। आई होप फ्रेंड्स वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी।
तो एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना चैनल को, अगर आप नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट